पेपर में अगेन हर बार की तरह कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो डुएबल होते हैं। इस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो डुएबल थे। आपको फिर भी कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए थे, मतलब एटलीस्ट आपका स्कोर 12, 16 इतना आना चाहिए था। नो डाउट बाकी क्वेश्चन काफी टफ थे, है नहीं, लेकिन अगर आपका स्कोर 16 और 20 आ रहा है ठीक है, लेकिन आपका स्कोर अगर 8 से कम आ रहा है, 5 से कम आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वापस और एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन आज जिसका भी स्कोर 12, 16 इसकी रेंज में आ रहा है, या 20, मतलब 20 तक, तो ठीक है, आपका ठीक है अभी परफॉर्मेंस। अब ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते थे, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से इजी कैटेगरी के थे, कौन से मीडियम कैटेगरी थे, कैसे इसको अलग अलग छांटना है, वो भी आप सीखना और देखना कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते थे जो आप छोड़ के आए। ठीक है, एक एक करके एनालिसिस करते हैं ढंग से। ओके, पहला क्वेश्चन ये था। अब ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेसिक क्वेश्चन आया था। अगर आप अपने क्लास नोट्स देखोगे, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, और मैंने 3 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट भी आपको लिखवाए थे। मैंने कहा था ये याद रख लेना, उसी Yes. पे ये क्वेश्चन था। अगर आप नोट्स देखोगे उसमें है ऐसी वैरायटी। तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पे रो 3 के अबाउट प्लस में चीजें गिवन है। तो मैंने कहा भी था एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि प्लस के अबाउट डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो। रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेगी, रो 3 के अबाउट अपने डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हो। तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 1 एज इट इज, ए बी सी, बी सी, ए सी और ए बी। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबसे पहले आपने रो 3 के अबाउट अपने डिटरमिनेंट को ब्रेक कर दिया। अब ये जो पहला वाला डिटरमिनेंट आया ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, अगर आप ध्यान से देखो इसको, बहुत, ये क्लास में सेम क्वेश्चन आया था। जब भी यहाँ पे आपके पास 1 1 1 ए बी सी और ए बी बी सी और ये आए, यहाँ पे देखो कि बी और सी है, यहाँ पे ए और सी, और यहाँ पे ए और बी है। तो हम कॉलम वाइज ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम 1 में अगर आप एक ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ए बी सी बन जाएगा। कॉलम अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉलम 2 में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वापस से ए बी सी बन जाएगा। कॉलम 3 में अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए बी सी बन जाएगा। और ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा। इस सेकेंड वाले को एज इट इज रखा। ठीक है, अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो रो 3 से एबीसी कॉमन आ रहा है, तो एबीसी कॉमन रह के बाहर वाले एबीसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, क्योंकि आपने एबीसी कॉमन ले लिया। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से आगे क्या हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं, एलिमेंट्स तो सेम ही है। तो देखो, किसी एक रो को आपस में इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का साइन माइनस टाइम चेंज होता है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक बार इंटरचेंज करने से माइनस टाइम्स चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करो, रो 1 को रो 3 के साथ, तो ऊपर 1 1 1 आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे एबीसी। फिर रो 2 और रो 3 को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? पहले R1 R3, ये करने के बाद फिर R2 R3, मतलब 2 बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, वापस ऐसा कैसा बन जाएगा। अंडरस्टूड? सेम डिटरमिनेंट वापस आपके पास क्रिएट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कैसे करा आपने कॉमन? लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमने ये जो सेकेंड पार्ट था इस वाले डिटरमिनेंट में, ये स्टैंडर्ड है, जब भी बीसी एसी और ए बी आए, ऐसा जब भी आए तो एबीसी कैसे क्रिएट होगा, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये क्रिएट हो गया। अब यहां से रो 3 से एबीसी कॉमन निकाल लिया तो बाहर वाले एबीसी के साथ कैंसिल हो गया, तो रो 3 से एबीसी कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। क्लियर है? यस एक सर हाँ बोलो।
सर जैसे हमने एक बार में इसमें इंटरचेंज करा है हमने रो 1 को रो 3 से, तो सर एक बार हम सेकंड वाली में नहीं कर सकते? नहीं, आपने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, रो 2 एज इट इज रही, फिर अगली स्टेप में करोगे ना। सर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमें दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला, हम्म, सर उसे नहीं कर सकते हम? उसे कर दो। मैं यहाँ नहीं पे सर, प्लस, जैसे मैं यहाँ पे डिफिकल्टी माइनस नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक दोनों को एक बनाना है। आप इसको भी चेंज कर दोगे, इसको भी चेंज कर दोगे, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। मेरा टारगेट क्या है कि दोनों को एक जैसा बना के ऐड कर दो आपस में। अगर आप दोनों को ही बदल दोगे तो फिर एक जैसे कैसे बनेंगे, ओके सर। है ना। आप इसको भी चेंज करोगे, इसको भी चेंज करो, किसी एक बार में एक को चेंज करो ना, ताकि दोनों सेम बन जाए, तभी तो आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब दोनों को मैंने सेम बना दिया तो ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 1 1। और मैं जान कुछ की ये क्यों क्रिएट किया, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है, इसका रिजल्ट आपकी कॉपी में लिखवा रखा है। देखो ध्यान से, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या बनते थे, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, क्रॉस चेक कर लेना, यस है ना। अब ये अगर चीज आपकी जीरो है, अब ये क्वांटिटी जीरो कब आ सकती है, ये नंबर जीरो कब होगा, तीन फैक्टर जीरो कब हो सकते हैं, या तो ए माइनस बी जीरो हो, यस सर या तो ए माइनस बी जीरो के बराबर हो, या फिर बी माइनस सी जीरो के बराबर हो, या फिर सी माइनस ए जीरो के बराबर हो, है ना। मतलब या तो ए यस बराबर बी और बी बराबर सी और सी बराबर है। अब देखो यहाँ तक तो अगर आपने नोट्स रिवाइज करे तो यहाँ तक तो करके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी में एक गलती ये हो जाती है कि बच्चे ऑप्शन सी टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से, एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, मतलब जरूरी है ट्रू होना। क्या ए को बी को और सी को तीनों को इक्वल होना जरूरी है? सी अगर ए बी के बराबर हुआ, सी कहीं कुछ और हो गया तो भी तो जीरो हो जाएगा, ये भी तो यस सर। सेटिस्फाई। या फिर ए नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या इसका होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी ट्रू। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड एवरीवन? सर सी टिक कर दिया था। यस आपको ये लास्ट की स्टेप बहुत ध्यान रखनी है, इसके बाद जल्दबाजी में आपको, देखो इतना मेहनत करने के बाद आखिरी में एकदम ये टिक मत करा करो, ये आपके नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन टिक करते टाइम एटलीस्ट 5 सेकंड का पॉज लेके एक बार क्रॉस चेक कर लो आखिरी के कुछ स्टेप, या फिर क्रॉस वेरीफाई कर लो क्वेश्चन की सब कंडीशन कि जो आप आंसर टिक कर रहे हो सही है कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी आप लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हो, उन लिमिटेड क्वेश्चन में भी अगर आप आते हुए क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग करके आ जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा रैंक का ऊपर नीचे। अंडरस्टूड? इसलिए आप कभी भी जब फाइनल आंसर टिक करो एक बार पॉज लेके वापस क्रॉस वेरीफाई करो कि भाई सब ठीक है कि नहीं। एक पहला क्वेश्चन ये था, इसको आप इजी मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, इजी टू मीडियम, नॉट वेरी इजी, नॉट टू मच टफ, इजी मीडियम कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा। अगर थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज है तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। सही लास्ट स्टेप तक हम सिंपल डिटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व करके भी पहुंच गए थे। हाँ, अगर वो पूरा ओपन करना हो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन जनरली प्रिफरेबल नहीं होता है क्योंकि आपको ऑलरेडी कंडीशन सिखा रखी है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, अल्फा बीटा गामा आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट बी एंड सेट सी। सेट ए में अल्फा एलिमेंट है, सेट बी में बीटा एलिमेंट है, सेट सी में गामा एलिमेंट है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा प्लस 2 की पावर गामा इज इक्वल। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर एन होता है, एवरीवन सबको पता है ना। यस सर। तो यहाँ पे Yes. आएगा 2 की पावर अल्फा, 2 की पावर बीटा, 2 की पावर गामा। अब देखो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना था छोड़ने से पहले। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा है इसको, आपको एक बार ट्राई पूरा करना था, अब फिर नहीं बनता तो छोड़ देते। तो 2 की पावर अल्फा, 2 की पावर बीटा, 2 की पावर गामा, ठीक है। अब इन तीनों का एडिशन बोला क्या है, क्या है, द सम ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 28। इन तीनों का एडिशन आपको 28 दिया, मतलब 2 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा प्लस 2 की पावर गामा इक्वल टू 28।
अब यहाँ पे तीनों के तीनों टर्म्स 2 की पावर्स में है और उनका सम 28 चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं बनेगी क्योंकि सम छोटा सा ही है, 28 ही है, तो आप इसको आप कर सकते हो ट्राई। तो पहले 2 की पावर्स चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब आगे तो जाने के मतलब नहीं क्योंकि मैक्सिमम में 28 तक जा रहा है, तो आपके पास सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी है। अब इन 4 में सबकी सब 2 की पावर ही है, ऐसी कौन सी Yes, तीन आपको 3 सिलेक्ट करनी है जिनका सम 28 के बराबर हो। sir. 2, 3 and 4. नहीं, इन तीनों में से कौन सा 3 जिनका सम 28 के बराबर हो? Sir, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 16 4 8 और 16 हाँ है ना, इन तीनों की बात कर रहा हूँ ना। इन चारों में से कौन से 3 सिलेक्ट करोगे जिनका सम 28 हो रहा हो? यस सर। 4 4 8 और 16, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. 4 8 और 16 इन तीनों का ही सम आपका 28 आ सकता है, बाकी में 28 नहीं बनेगा। तो आपके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो पावर्स आपकी क्या क्या हो सकती है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मतलब जो अल्फा बीटा गामा है ये किस में से आने चाहिए? 2 3 और 4 में से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किस में से आना चाहिए? एक और 2 तो बचे हुए 3। तो इसका ये आपको पता चल गया कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2 3 या 4 होगी। अब टोटल तरीके निकाल लो। तीन लोगों को 3 पोजीशन पे बिठाने का तरीका क्या हो जाएगा? 3 लोगों को 3 पोजीशन पे बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। फैक्टोरियल। Yes. या फिर आप ऐसे सोचो, अगर आप काउंट भी करोगे तो भी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा की पॉसिबल वैल्यूज, अल्फा को 2 रख दिया तो बीटा 3 गामा 4, ये 4 3, अल्फा को 3 रख दिया तो ये 2 4 4 2, अल्फा को 4 रख दिया तो ये 3 2 2 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 6। 6. टोटल 6 पेयर बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये दिखने में थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए था। ट्राई करके नहीं बनता आखिरी तक थोड़ा देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल एग्जाम में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, पहली बात तो ईमानदारी से देना। नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पेपर नहीं दे रहे तो मतलब सबसे बड़ा धोखा कर। जिन बच्चों के भी नंबर 24 आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, अब खुद जानते हैं उन्होंने कितनी ईमानदारी से दिया। किसी किसी के नंबर 40 भी आ रहे हैं, अब क्लियरली दिख रहा है चीटिंग हो रही है। ठीक है, जिसका 30 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो उसका तो बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, 40 30 40 24 26। ठीक है, तो आप अगर इतने नंबर ला रहे हैं तो आप खुद सोचो कितना ईमानदारी से आपने पेपर दिया है। और जिसने ईमानदारी से दिया है और इन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कोई सब्जेक्ट इतना ज्यादा टफ नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओ। एक तो अंदर फोबिया बिठा लिया कि भाई मैथ्स में क्वेश्चन होंगे ही नहीं, और दूसरा एक बार ट्राई तो करो। और मैंने आपको हर बार बोला है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर पेपर डिस्कशन में। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्टली देख के मत छोड़ो, उसको अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, लास्ट तक लाने की कोशिश करो। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। डायरेक्ट पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। हाँ, जो टफ क्वेश्चन है नहीं होंगे इट्स ओके, समझ सकते हैं उसको कि भाई वो नहीं हो पा रहा है, इट्स ऑल राइट। लेकिन जो क्वेश्चन डुएबल है उनको डायरेक्टली नहीं छोड़ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद एक और आया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ये वाला। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो होगा, अगर नहीं पता है तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि अगर आपने छोड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार तरीका आपको सिखा देता हूँ। सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, मैंने कर रखा है, आपको तरीका समझा देता हूँ। तरीका क्या है आपको याद है तो पीएनसी, अगर पीएनसी का थोड़ा बहुत ध्यान हो, जिसने भी एक्स्ट्रा क्लासेस कभी अटेंड करी हो, रिकॉर्डिंग देखी हो, एक लास्ट टॉपिक आता है पीएनसी का, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स।
इसमें दो फॉर्मूले बनते थे। एक पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, लिख लो फॉर्मूला हाथों हाथ, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, number of ways of dividing n identical object into r groups। ये कॉन्सेप्ट था कि भाई n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में बांटने के कितने तरीके होंगे। उसके लिए दो दो चीजें होती थी। पहला केस, इफ द ग्रुप कैन बी एम्प्टी, अगर ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं, कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है। जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, किसी एक ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, इफ दी 0 आइटम भी अलाउड है, मतलब इफ द ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, इसके लिए फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर ग्रुप खाली भी रह सकते तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। सेकेंड कंडीशन, इफ ग्रुप्स कैन नॉट बी एम्प्टी, अगर ग्रुप खाली नहीं रह सकता हो तब फॉर्मूला बनेगा n माइनस 1 सी आर माइनस। जनरली फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा काम आता है, सेकेंड भी आ जाता है लेकिन फर्स्ट वाले में ज्यादा यूज होता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस कहाँ पे कराए गए थे, जब भी क्वेश्चन ऐसा होता था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओपी कंडीशन आती थी कि बताओ कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन आते थे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वहां पे ये वाले क्वेश्चन कराए जाते थे कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस, n इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, r नंबर ऑफ ग्रुप्स, r क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या था, क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, 3 वुमेन से और 15 मेन से। कंडीशन क्वेश्चन में ये है कि जो भी 2 कंसेक्यूटिव वुमेन से उनके बीच में कम से कम एटलीस्ट 2 मेन तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप केसेस नहीं बना सकते, क्योंकि केसेस बनाने जाओगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट केसेस बना के नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ मेंस आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंस आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंस आएंगे और यहाँ पे कुछ ना, मतलब 4 जगह है जहाँ पे मेंस को अरेंज करना है। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस n1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस n2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस n3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस मान लो n4। चारों जगह में ही मैन आएंगे, 3 वुमेन है तो 4 गैप है, इन चारों जगह में मेंस को अरेंज करना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ मेंस आ सकते हैं, लेकिन इन चारों का सम जो है वो टोटल मेंस के बराबर होगा, है ना, दैट इज 15। यस सर। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ये है कि 2 वुमेन्स के बीच में एटलीस्ट 2 मैन आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 मेंस तो यहाँ रखने ही है। मतलब जो n2 है, n2 की कंडीशन क्या है, n2 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, n2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, n3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n1 और n4 में कोई कंडीशन नहीं है, तो n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको जब भी याद हो, वो वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता था कि जब सारी की सारी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि n2 और n3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इस क्वेश्चन को मेरे पास जो कंडीशन गिवन थी, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इक्वल टू 15, यहाँ पे पहले मैं n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 क्रिएट कर रहा हूँ। तो n1 को एज इट इज रखा, n2 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया, n3 में से भी 2 सब्सट्रैक्ट किया, वो प्लस n4 इक्वल टू 15। अच्छा, LHS में अगर 2 सब्सट्रैक्ट किया तो RHS में भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, RHS में भी
2 को 2 बार सब्सट्रैक्ट कर। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास चीजें होगी। इसको मान लो आपने n1, इस n1 को x1 बोल देना चलो अभी के लिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x2 हो गया। ये मान लो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3, और ये आपका x4 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे मेरे पास वो कंडीशन आ गई, x1, x2, x3, x4, ये चारों के चारों मेरे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आ गई। मतलब ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी ऑल्सो, ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। तो मेरे को अब क्या करना, 11 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 4 ग्रुप में बांटना है। मेरे पास कंडीशन क्या है, 11 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप्स में बांटना है, 4 ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन। तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, दैट इज 11 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 14c3। 14C3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था इसमें, क्वेश्चन वैसा आपको क्रिएट करना पड़े, इसलिए इसको मैं हार्ड कैटेगरी में ही डालेंगे। लेकिन अब आपने अगर देख लिया, अगली बार ऐसी वैरायटी आती है तो ट्राई करके जाना, इसलिए सिखाया। क्लियर है? यस। देख लो सब यस। लोग अच्छे से एक बार। ये फॉर्मूला जब भी आए तो ध्यान रखना। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था स्टैटिस्टिक्स का, वेरिएंस। मैंने कितनी बार बोला आपके भी, थोड़े दिन पहले ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था कि स्टैटिस्टिक्स से वेरिएंस का क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही है स्टैटिस्टिक्स से, ज्यादातर केसेस में वेरिएंस का क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी है, अगर ये भी आप छोड़ के आए हो, यस हो गया था। हाँ, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ पे n डेटा दिया हुआ है x1, x2 अप टिल xn, और आपको पूछा था वेरिएंस क्या होगा। तो नॉर्मल डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। दैट इज आपको क्या निकालना है, xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार मतलब समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर। तो आपको दो डेटा पता करने हैं, xi स्क्वायर और समेशन xi, ये दो चीजें पता करनी है। और मेरे पास दो गिवन कंडीशन भी है जहां से चीजें निकल सकती है, आसानी से निकल सकती थी। पहली कंडीशन देखो, कुछ भी नहीं करना था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 11 है। समेशन अलग अलग हो जाएगा, तो समेशन xi स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन xi प्लस समेशन 1 इक्वल टू 11 है। यहाँ से आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन xi, समेशन 1 मतलब 1 को n बार ऐड कर रहे तो ये हो जाएगा n, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n। तो यहाँ से समेशन xi स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन xi इक्वल टू 10n। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन आ गई, समेशन xi स्क्वायर और समेशन xi। आपको ये दो ही तो चाहिए थे, है ना। एक काम करो, इसको कुछ नाम दे दो। मान लो इसकी वैल्यू है आपकी a, इसकी वैल्यू मान लो आपकी है b, है ना। स्मॉल ए स्मॉल बी, मान लो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसको फिलहाल के लिए मान लो a बोल दिया, इसको b बोल दिया। तो आपको क्या निकालना है, a बाई एन माइनस बी बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास, इसको आपने ये बोला तो यहाँ से एक रिलेशन क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू 10n, एक रिलेशन ये आ गई। और दूसरा इक्वेशन, दूसरी रिलेशन दे देगा आपको आसानी से। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब इसको ओपन करोगे तो सेम टाइप से ओपन होगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो समेशन xi स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन xi और प्लस n वापस उधर जाके माइनस n होगा तो 6n आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस 2b इक्वल टू 6n। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से a और b की वैल्यू आ जाएगी, यस। a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। a और b की वैल्यू वापस यहाँ रख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन 3 मिनट में आसानी से हो सकता था। अंडरस्टूड? ये इजी कैटेगरी में जाएगा क्वेश्चन, यस ये करके आना चाहिए था आपको। ध्यान से देख लो इसको।
समझ में आ गया? यस। ठीक। अगली वेराइटी, ये क्वेश्चन जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिखने में टफ है बस, लेकिन ये बहुत इजी। पढ़ो ध्यान से इसको। देखो ध्यान से, कुछ आइडिया लगा? अब देखो यहाँ पे वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वन। टू फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा फोर। थ्री फैक्टोरियल का स्क्वायर, थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36। फोर फैक्टोरियल 24, 24 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा? फाइव फैक्टोरियल, दैट इज 120 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। क्लियर है? यस। अब देखो 120 का होल स्क्वायर मतलब 140 डबल जीरो। आगे भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन पीछे तो दो जीरो आएंगे इसी सब में। जितने भी नंबर होंगे उसमें मिनिमम दो जीरो तो होंगे ही, लास्ट, और लास्ट में भी बहुत सारे जीरो होंगे, हाँ है ना? यस। इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें आखिरी के दो डिजिट सब जगह जीरो ही होगा, क्योंकि अब आगे सब जगह फाइव फैक्टोरियल तो आ चुका है। आगे सब में ये तो मल्टीप्लाई होना ही है, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर मल्टीप्लाई होगा। दो जीरो तो कंपलसरी सब में रहना ही है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ से जितने भी आगे की टर्म है उससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो सब आखिरी में दो डिजिट है। आखिरी के दोनों डिजिट जीरो मतलब 100 के कोई ना कोई मल्टीपल होगा। यस। 100 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो आगे वाले से आपको कोई लोड ही नहीं था, स्टार्टिंग के बस चार नंबर ही आपको कैलकुलेट करने थे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 40 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। चेक कर लेना एक बार, इन तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 617, है ना? अब 617 में ये 100 के कुछ ऐड होगा, तो कोई ना, अब देखो 617 नंबर है और दूसरा कोई नंबर जिसके आखिरी के दो डिजिट में क्या 100 है। जब इनको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट में 17 है तो आएगा। यस। यस तो आप देखो कि आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल थे उसमें सब में दो दो जीरो क्रिएट हो रहा था, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी। एनी डाउट? नो सर। इतना ही था सर बस। और क्या, बस यही तो था, आखिरी के दो डिजिट। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर है? यस यस सर। ओके, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिखने में अजीब था लेकिन ट्राई करते तो आसानी से हो जाता। अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल पे क्वेश्चन आया था, इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा, यस सर। है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है वेक्टर के टर्म्स में?
1/2 into A cross B. 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी पता कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए, तो थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन थी इसमें। आई जे के 3 - 1 लैम्डा, लैम्डा 1 - 3, यहां से आपका ए क्रॉस बी आएगा लैम्डा के टर्म्स में। उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर, के कैप का कंपोनेंट। अब ये जो वैल्यू आएगी, इसको आपको एरिया से इक्वेट करना है। एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था अंडर रूट 195/2 इक्वल टू हाफ, और ये रूट दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे लैम्डा में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मतलब लैम्डा की पावर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग। फिर आप लैम्डा स्क्वायर को जब भी बाई क्वाड्रेटिक आती है तो हम क्या करते हैं, लैम्डा स्क्वायर को टी मान ले, तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, टी मतलब लैम्डा स्क्वायर की दो वैल्यू, फिर वहां से पता कर लोगे कि लैम्डा की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। सर, मैग्नीट्यूड के बाद क्या करा है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये रहा, ठीक एरिया है। का फॉर्मूला क्या है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, यस ए सर, आ क्रॉस बी जाएगा। तो निकाल लोगे ना। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर ऑप्शन से भी जा सकते हैं इसमें। नहीं, ऑप्शन से कैसे चल जाते? ऑप्शन में लैम्डा की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, लैम्डा की कितनी वैल्यू आएगी ये पता करनी थी आपको। लैम्डा की वैल्यू थोड़ी गिवन ऑप्शन में, समझ आ रहा है? लैम्डा की ओके सर। पॉसिबल कितनी वैल्यूज होगी ये पता करना, तो आप कैसे रखते लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज? अंडरस्टूड? ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करके आना चाहिए था, वेक्टर का इजी वेराइटी का क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज का था, ये किया था, करो ट्राई। ये किया था एग्जाम में, ट्राई किया था सर, भी हुआ नहीं था। करो अभी हुआ चलो। नहीं था। ये भी इजी था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो गिवन डेटा है बस उसको अप्लाई करना था, शांति से पढ़ के सॉल्व करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कंडीशन अप्लाई करो, हो जाएगा।
देखो ध्यान से, इन every term of a GP with positive terms, the sum of the is equal to the sum of the previous two terms. इसमें टर्म्स कैसे आगे बढ़े, पिछली दो टर्म को सम करेंगे तो अगली टर्म आ रही है, पिछली दोनों टर्म को सम करके क्या आ रही है, अगली दो टर्म आ रही है ना। एक ऐसी जीपी जिसकी अगली टर्म कैसे आ रही है, पिछली दो टर्म को सम करके। तो आपको शुरू की दो टर्म तो अज्यूम करनी ही पड़ेगी, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो शुरू की टर्म हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर। अब बताओ थर्ड टर्म क्या होगी, A plus AR. ए A प्लस plus ए A. आर, इन दोनों का सम। आसानी तो था। अगली टर्म बताओ क्या होगी, 2AR plus A. AR plus A. इन दोनों को वापस ऐड कर दोगे, पिछली दो टर्म को ऐड करना, तो पिछली दो टर्म को ऐड करके तीसरी टर्म मिल रही, अगली टर्म मिल रही, तो पीछे सेकेंड और थर्ड को ऐड करोगे तो फोर्थ मिल जाएगी। तो ए प्लस 2AR, अंडरस्टूड। और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएगी। अब ये सब जीपी में है, तो कोई भी सीरीज जब जीपी में होती है तो क्या कैसे करते हैं, ये सब किसमें, जीपी में। तो जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होगा। Yes, sir. Yes sir. जीपी में कॉमन रेशियो क्या होता है, इक्वल। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लो, जैसे सेकेंड का फर्स्ट के साथ और फोर्थ का थर्ड के साथ जो रेशियो होगा वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी जीपी में होगा। यहाँ से ए कॉमन, तो आर इक्वल टू, यहाँ से भी ए कॉमन लेके कैंसिल। इसको सॉल्व करके चेक करते हैं आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 1 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको बोला पॉजिटिव टर्म से, ए पॉजिटिव होगा और आर को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव आएगी चीजें। Yes, sir. तो आर क्या ले लोगे, पॉजिटिव, मतलब 1 प्लस रूट 5/2। हो गया सर। अब देखो आपके सामने कुछ ऐसी चीज करी के जो आप नहीं कर पाते, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने चाहिए था आपको। सर माइनस वाला क्यों दिया? क्वेश्चन में बोला ना पॉजिटिव टर्म्स, ओके। पढ़ो ध्यान से, पहली लाइन पॉजिटिव टर्म्स ही लेनी थी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा टफ था, आपकी पीवाईक्यू वर्कशीट में भी सेम क्वेश्चन था। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके ट्राई करना, ठीक है, छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया था, अभी थोड़े दिन पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। एक बात याद करके बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर के जब भी क्वेश्चन आते थे उसमें ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए क्या तरीका होता था, एक ट्राइंगल है मान लो, उसमें ऑर्थो सेंटर पता करना हो। मैंने आपको लिखाया था नोट करके कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर देना। क्या कंडीशन होती थी, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। तो मान लो ये एक एल्टीट्यूड है, ये दूसरा एल्टीट्यूड है और ये तीसरा कोई ना कोई एल्टीट्यूड होगा, इनका इंटरसेक्शन आपको ऑर्थो सेंटर आता है। तो बताओ ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए क्या तरीका होता था? So OGC वाला मेथड. नहीं, वो तो तब निकालते थे जब ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड दिया हो, सरकम सेंटर दिया हो, तो टूस टू। सिंपली सिर्फ ऑर्थो सेंटर निकालना तो क्या तरीका होगा, अकेला देखो, अकेला सेंट्रोइड निकालना होता था तो बहुत आसान तरीका, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, उससे सेंट्रोइड आ जाता है। और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या सिखाया था सर, फुट रूट मेथड। हाँ,
देखो अगर ये पता नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। जबकि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी वर्कशीट में 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड। मैंने कहा था जब भी ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के क्वेश्चन आते तो ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए बताया था कि आपके पास ये एल्टीट्यूड है तो m1 m2 -1 की कंडीशन अप्लाई कर देना। इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां से ऑर्थो सेंटर आता था। ये भूलना नहीं है। एक ट्राइंगल में अगर 3 वर्टिसेस गिवन और ऑर्थो सेंटर निकालना हो, 2023 में भी क्वेश्चन, 24 में भी क्वेश्चन आया था सेम, डायरेक्ट ऑर्थो सेंटर बेस। ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कम से कम करके आने चाहिए आप। और अगर आपको और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चाहिए तो ग्रुप में मांग लेंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ऑर्थो सेंटर को आपके नोट्स में भी खोल के देखोगे, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भेजे थे, कहा भी था कि इसको बना लेना, उसमें भी लिखा हुआ था कि ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए तरीका क्या होता है, m1 m2 -1। कल ही तो बताया था, ये नहीं बताया था पिछली क्लास में, सैटरडे को जो क्लास थी उसमें आपको स्ट्रेट लाइन के नोट्स रिवाइज करवाए थे। यस सर। उसने सिखाया था कि ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, m1 m2 -1। उसी से सारे क्वेश्चन होते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था, बहुत आसान क्वेश्चन था, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी ए दिया हुआ है। एक काम करो कोशिश आप लोग, 3 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एवरीवन खुद से ही ट्राई करो। आया आंसर किसी का? देखो ध्यान से, जिसका भी लोकस निकालना रहता है उसको मानते हैं h, के। लाइन बीसी की इक्वेशन आपको गिवन है, y इक्वल टू 2x प्लस लेमडा। तो ये जो लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC, 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। AD का स्लोप निकालने के लिए आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। BC का स्लोप निकालने के लिए कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन होती है माइनस ऑफ a बाई बी। तो माइनस ऑफ a बाई बी करके देखोगे तो स्लोप आपका आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2k - 2 इक्वल टू माइनस ऑफ h - 3, तो हो जाएगा 2k - 4 इक्वल टू माइनस h प्लस 3, so h प्लस 2k इक्वल टू 7।
यहाँ पर लोकस में रिलेशन आ चुका है। फाइनल आंसर निकले के लिए h की जगह x, y की जगह k रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 7। आंसर आ गया। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, m1 m2 -1 किया, जो कि क्लास में सैटरडे को ही बताया था आप लोगों को। देख लो, कोई डाउट हो तो वापस पूछो। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था जो आपको करके आना चाहिए था। पता नहीं अगर आपने किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया। नेक्स्ट ये वाला, ये करके आए थे कि छूट गया था? सर हो गया था। कौन सी वेराइटी है? होमोजेनियस। डायरेक्ट दिख रहा है, होमोजीनियस का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये भी छोड़ना नहीं था आपको, जो बच्चे छोड़ के आए अगेन देखो कि भाई क्या दिक्कत थी। होमोजीनियस की इक्वेशन है, होमोजीनियस के केस में सिखा रखा है कि y बाई एक्स को u मानते हैं, फिर पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या, लॉग के अंदर x बाय y दिया हुआ था, तो x बाय y में क्रिएट कर दूं, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या फिर dy बाई dx या dx बाई dy की वैल्यू निकाल लो। dx बाई dy कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस वाई सॉरी एस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई लॉग एक्स बाय वाई। पूरी ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करें, या एक्स, हाँ वाई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। अच्छा, आप इसको चाहो तो वाई बाय एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल करके माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो ये वाई बाय एक्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही बात है। तो आपको अगर वाई बाय एक्स में कंफर्टेबिलिटी, तो वाई बाय एक्स में भी इसको बना सकते थे। ठीक है, y बाय एक्स में भी ये होमोजेनियस बन सकती है, x बाय वाई में भी होमोजेनियस बन सकती है, दोनों ही केसेस में बन सकती है। फिर x बाय वाई को u मान लो, x इक्वल टू u इंटू वाई, सो dx बाय dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो u प्लस u इंटू सॉरी y, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू u प्लस u का डिफरेंशिएशन इंटू वाई। इससे रिप्लेस कर दोगे, पूरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इजीली सोल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करके आए थे कि छोड़ दिए थे? छोड़ दिया था, दिखने में डेंजरस दिख रहा होगा। वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन था ये। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो और इनवर्स लास्ट अंदर सबसे अंदर इनवर्स फंक्शन हो, एंगल मान के सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको थीटा मानो, इसको कुछ मान लो फाई, करो ट्राई, वो पता करो अल्फा कितना आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, नहीं करके आए थे? Yes, sir. तो फिर कितना आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। भले 4-5 टर्म दे दिया आपको, तो ट्राइंगल बना के सिंप्लीफाई करना है ना, एक एक करके निकालो इसका आंसर। अल्फा पता करो, बीटा पता करो और आंसर निकालो।
चाहो तो इसमें ही यहाँ पे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स 10 था, तो आपको 10 को कॉट को 10 में बदलना बहुत आसान होता है। तो चाहो तो बाहर वाले कॉट इनवर्स को बदल दो, वो तो सबसे आसान होता है। कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलने का तरीका 5/2 माइनस 10 इनवर्स। तो जगह साइन इस कॉट इनवर्स को मैं लिख दूंगा 5/2 माइनस 10 इनवर्स, और अंदर जो भी फंक्शन एज इट इज, अंदर जो भी फंक्शन क्या था tan थीटा एज इट इज, फिर इसकी भी जरूरत नहीं थी इसकी। तो मैं इसको थीटा माना तो ये tan थीटा हो गया। यस सर। कॉट इनवर्स को क्या लिखोगे 5/2 माइनस 10 इनवर्स, हर बार तो यही करते इनवर्स में, यस ये थीटा हो जाएगा, तो ये वापस cos थीटा में कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में। तो अल्फा आपका 2/3 आ गया, दिखने में अजीब दिया था लेकिन था बहुत इजी। इसी तरह से बीटा आ जाएगा, इसको आपने फाइ मान लिया, तो ये हो जाएगा कॉट फाइ, और बाहर कॉस इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, तो साइन कॉसेक इनवर्स कॉट ऑफ फाइ। ठीक है, और फाइ का ट्राइंगल क्या है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा √10। अब इसके लिए चाहो तो एक स्टेप आगे और सोल्व लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एक दूसरे में तो कन्वर्ट नहीं होंगे। कॉट फाइ कितना हो जाएगा 3/1, कॉसेक इनवर्स 3 आ गया, इसको तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो साइन इनवर्स में, यस 1/3 आ जाएगा 1/3, तो बीटा कितना आ गया 1/3। एक तो 2/3 था, दूसरा 1/3 था, ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। 1/3 एंड 2/3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पूछी थी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, सोचो आगे। अगर ये इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करके हो जाएगा। सेटिस्फाई करके आ रहा है क्या, पर आ रहा है तो फिर बोलो। आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, अगर आप अल्फा रखोगे तो क्या बनेगा 4a/9 2b/3 प्लस सी बनेगा, और बीटा रखोगे तो a/9 प्लस b/3 प्लस सी बनेगा। वहां से दो इक्वेशन आएगी, फिर भी आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा प्लस बीटा अच्छा है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू माइनस b/a, तो माइनस b इक्वल टू a, यहाँ से a प्लस b 0 आ गया। यस सर। आपको सिर्फ c निकालना है। c निकालने के लिए अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा 2/9 इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू a के टर्म्स में आएगी, और बोला a b c आर इंटीजर इन c इज अ प्राइम। अच्छा ये देखो एक कंडीशन है, c क्या है प्राइम है, c आपका एक प्राइम नंबर है, तो c इक्वल टू 2/9 इंटू ए है। अब आप खुद सोचो a को मैं क्या रखूं ताकि आंसर प्राइम आए। ए को क्या रखे ताकि आंसर प्राइम आए, एक ही पॉसिबिलिटी है ना, ए को आप 9 ही रखना पड़ेगा तभी तो फिर के 2 आएगा। इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो 2 का मल्टीपल आ जाएगा, कभी प्राइम बनेगा ही नहीं। तो सी को प्राइम बनाना है तो ए की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 9, ए को 9 रखोगे तो बी आपका आ जाएगा 2, और बी सॉरी ए आपका आ जाएगा, सॉरी सी आपका आ जाएगा 2, और ए 9 है तो बी भी आपका 9 होगा, सॉरी बी -9 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 2। तो लास्ट के बस एक छोटी सी कंडीशन और सेटिस्फाई करनी थी। क्लियर है, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, बोर्ड्स का पेपर तो है नहीं कि कुछ डायरेक्ट आंसर आ जाए। अंडरस्टूड हो गया यहाँ तक?
यस सर। आपके Yes, sir. सामने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व किए हैं जो आप कर सकते थे, लेकिन पता नहीं छोड़ के आए हो, तो फिर अब देख लो कैसे अब आगे करना है इसको। और भी क्वेश्चन थे जो भी इसी कैटेगरी के थे। ये प्रोबेबिलिटी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अगर थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी आती होगी तो ये क्वेश्चन हो सकता था। इसको एक बार और रिट्राई करना। अगेन नॉन ट्रिवियल के क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। नॉन ट्रिवियल की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर Yes, देना sir. डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को जैसे 0 से इक्वेट करोगे एबीसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है वो निकलेगी। इसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन था, दो लाइन की बनती, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही थी और दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर थी। अब उस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी थी। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो कैसे निकलेगा? L1 और L2 को साथ में सॉल्व करके। अब दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट कैसे निकालना है? क्लास में दो क्वेश्चन करा रखे। L1 और L2 को साथ में सॉल्व करके आप पॉइंट P निकालोगे सबसे पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब ये लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा? B1 क्रॉस B2। इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? B1 क्रॉस B2। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब लाइन की इक्वेशन पता, आप एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, तो क्या निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद डिस्टेंस पाओ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, लास्ट में था, वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे क्या पता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। आप देखो पूरे पेपर में, चलो ये वाला आपसे नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं, छोड़ दिया। ये इजी नंबर क्वेश्चन नंबर 1, ये टफ था, इसको छोड़ सकते थे। ये करना चाहिए था। इजी क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी कैटेगरी, लेकिन आप छोड़ के आए तो आपको करना चाहिए था। 3rd, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ A क्रॉस B। 4था इजी क्वेश्चन, ये भी फंडामेंटल पे बेस्ड था विदाउट कैलकुलेशन। 5वां इजी क्वेश्चन, ये M1 M2 -1 क्लास में लिखा के चिल्लाया था सैटरडे को। 6ठा इजी क्वेश्चन, होमोजीनियस इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी आएगा तो होमोजीनियस क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। 8वां, और ये 9th, और इन दोनों में से कोई एक अगर हो जाए तो 10th। आपके सामने 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो क्लास में सिखा रखे थे। इन 10 में से भी मैं यूं नहीं कह रहा हूं चलो सारे कर लो, 10 इजी में से भी कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ही सही करके आ जाते हैं, तो भी आपके 20-24 स्कोर, 20 नंबर तो भी आ जाते हैं। तो जो भी बच्चों के कम नंबर आए, अब वापस आप एनालिसिस करो क्या दिक्कत हुई, कहाँ प्रॉब्लम आई, और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने इजी बताए आज के पेपर में, इनको रीअटेम्प्ट करना और फाइनल आंसर तक मैच करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि अभी भी छोड़ दो, अभी भी छोड़ोगे तो फिर काम नहीं होगा, अगले पेपर में फिर नहीं होंगे। इन 10 क्वेश्चन को रिट्राई करना, अभी रात को करना तो रात को करके सो, अभी एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अभी करो, बाकी सुबह करो जैसा आपको सही लगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आप रिट्राई करोगे। अगला हमारा टारगेट है आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन है, 12th का टॉपिक, और 11th में कोनिक सेक्शन है। अगर आपसे कोनिक नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लो, वो नहीं छोड़ना। तो अगली क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करेंगे, और कोनिक के लिए ऑलरेडी आपको जो मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन है उनकी ही प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ है। कोनिक सेक्शन के लिए जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको दिए हुए हैं उसमें जो भी कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन है, जितना आपसे होगा इतना करो, और आपने कभी कोनिक पहले किया ही नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। कोनिक सेक्शन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को मत छोड़ देना। डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कर, कल वाली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पहले डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू।